Hello everyone, I am Kunal Kishore. Welcome to my channel Skyline Academy. मैं इस वीडियो में मॉडल प्रश्न पत्र 3 लेकर आया हूँ सोशल साइंस का क्लास 10 के लिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि कॉर्न लॉ क्या है, इसे क्यों समाप्त किया गया, इसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए। कॉर्न लॉ क्या था और इसे क्यों समाप्त किया गया और इसका समाप्ति के बाद क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में बताना है। तो उत्तर है, ब्रिटेन में मक्का के आयात पर रोक लगा दिया गया था, तो इसे ही कॉर्न लॉ कहा जाता है। यानी कि ब्रिटेन में मक्का पर के आयात पर रोक लगा देना ही कॉर्न लॉ कहा जाता है। इस लॉ के कारण ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों के बहुत दाम बढ़ गए थे और इस कारण क्या हो गया था कि इस लॉ के कारण ऐसा खाद्य पदार्थ का दाम बढ़ गया था, लोग नाराज हो गए थे, इसीलिए इसे समाप्त कर दिया गया। इसकी समाप्ति से खाद्य कीमतों दामों में गिरावट आ गई थी और कॉर्न लॉ समाप्त किया गया तो खाद्य कीमत में है सो गिरावट आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया। तो इसका उत्तर है, बेरोजगारी के भय से महिलाएं नए प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे। यानी कि ऐसा अगर क्या होता है कि ये अगर नई प्रौद्योगिकी आ जाएगी तो इससे ऐसो वे लोग महिलाएं क्या हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएगी। तो इस वजह से, इस डर से महिलाओं ने इसका विरोध किया। स्पिनिंग जेनी के आने से उन्हें अपना रोजगार छीन जाने का भय सता रहा था और ये मशीन आने से महिलाओं के जो रोजगार है वो है सो समाप्त होने का भय सता रहा था। इसीलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए। क्वेश्चन नंबर 3, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। तो दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता। दबाव समूह क्या करता है कि सत्ता पर नियंत्रण नहीं कर सकता है और हिस्सेदारी भी नहीं करता है, जबकि राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष निरीक्षण करके सरकार बनाना या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना होता है। राजनीतिक दल सरकार बनाती है और विरोधी दल के रूप में है सो सरकार पर नियंत्रण भी रखती है। क्वेश्चन नंबर 4, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। सत्ता की साझेदारी के अलग अलग रूप कौन कौन से हैं। तो सत्ता में साझेदारी विभिन्न रूपों में होती है, जैसे सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा आदि। तो ये सारे क्या है कि सत्ता के साझेदारी के अलग अलग रूप है, क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, विभिन्न सामाजिक समूह। क्वेश्चन नंबर 5, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो उत्तर है, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर क्या होते हैं कि बहुत प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाती है। पेड़ पौधे जीव जंतुओं में इसी अंतर को जैव विविधता कहते हैं। अलग अलग स्पीसीज के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, तो यही अंतर जो होता है वो जैव विविधता कहलाती है। वनों को जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र कहा जाता है। वन को है सो जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये वन में ही है सो बहुत प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। तो उत्तर, ऐसा क्षेत्र जो सरकार के अधिकार में आता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। जो सरकार के अंदर आता है उसको सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस, सरकारी विद्यालय, सरकारी हॉस्पिटल इत्यादि। ये सारे जो हैं वो क्या हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर है, वह प्रणाली जिसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से करते हैं, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ये हो गया कि पहले के लोग क्या करते थे कि जब मुद्रा नहीं चलती थी तो लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को है सो आदान प्रदान करते हैं, तो उसी को है सो वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। यहाँ पर 2 पर टिप्पणी लिखना है।
एक जालियांवाला बाग हत्याकांड है, दूसरा रॉलेट एक्ट है और तीसरा चौरी चौरा हत्याकांड है। तीन यहाँ पर ऐसो घटनाएं हैं, इस पर ऐसो दो के बारे में टिप्पणी लिखना है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है। अमृतसर के जालियांवाला बाग में जब एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठी हुई थी तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोली चलवा दी थी, जिसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे लोग मारे गए थे। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो अमृतसर में हुआ था और वो भी कहाँ पर, जालियांवाला बाग में हुआ था। वहाँ पर लोग है सो वैशाख के महीने में त्यौहार को मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे और जब ये चीज़ ऐसा अंग्रेज़ों को पता चला तो ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे बहुत सारे लोग है सो मारे गए। दूसरा में है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए लाया गया था। एक ऐसा कानून था जिसके आधार पर किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकता था। रॉलेट एक्ट जो लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए, और इस एक्ट में ऐसा था कि बिना कोई ऐसो मुकदमा चलाए डायरेक्ट शक के आधार पर ऐसो वो जो भारतीय लोग हैं उन लोगों को जेल में बंद रख सकता था। तीसरा जो है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड क्या होता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह में हिंसक घटना घटित हुई। ये जो हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड, वो गोरखपुर में है सो चौरी चौरा जगह पर हुआ था। यहाँ पर एक हिंसक घटना घटी थी जिसके तहत भीड़ पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। यानी कि ऐसा ये हो गया कि इस भीड़ ने क्या किया था कि पुलिस थाना में ही आग लगा दी गई थी और ऐसो जिसमें से 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा नामक हत्याकांड से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। महामंदी के क्या क्या कारण है इसके है सो व्याख्या करना है। महामंदी ने भारतीय व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया। महामंदी आने से भारत का जो व्यापार है बुरी तरह से प्रभावित हुआ। 1928 और 1934 के मध्य भारतीय निर्यात और आयात लगभग आधे रह गए थे। जो निर्यात किया जा रहा था भारत से वो लगभग क्या हो गए थे, आधे हो गए थे। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरने से भारत में कीमतें गिर गई। अंतर्राष्ट्रीय कीमत जब गिरा तो भारत में भी ऐसा इसका कीमत गिर गया। इस अवधि में गेहूं की कीमतें भारत में 50% गिर गई थी। गेहूं का जो कीमत था वो आधी रह गई। महामंदी का सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीब किसानों पर पड़ा था। कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने से के बावजूद किसानों को करों में कोई राहत नहीं मिला था। कृषि उत्पाद का जब दाम गिर गया था तो उन लोग जो कर लिए थे उन लोगों को भी ऐसो कोई राहत नहीं मिला। उनकी ऋणाग्रस्त बढ़ गई, उन्हें अपनी जमीन बेचनी या गिरवी रखनी पड़ी। और जब ऋण है सो बढ़ गया किसानों को तो वे लोग है सो क्या किए कि अपनी जमीन को या तो बेचनी पड़ गई या फिर है सो गिरवी रखनी पड़ गई। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। यहाँ पर सामाजिक अंतर जो है वो कब और कैसे समाज को अलग करने का रूप ले लेता है, तो इसके बारे में बताना है। उत्तर है कि भारत एक सामाजिक विविधताओं से परिपूर्ण देश है। भारत में बहुत तरह के है सो लोग रहते हैं। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म तथा समुदाय के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शारीरिक क्षमता, समानता, रूप रंग अलग अलग है। सभी व्यक्ति का जो शारीरिक क्षमता है, अपने शरीर के अनुसार क्षमता, समानता, रूप रंग अलग अलग है। सभी का व्यवसाय, पढ़ाई के विषय, खेल या संस्कृति गतिविधियां अलग अलग होती है। सभी लोगों का जो व्यवसाय है, काम करते हैं या पढ़ाई के विषय हैं या खेल या संस्कृति है, वो सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। इनका चुनाव लोगों की अपनी पसंद पर निर्भर करता है। लोग ऐसो कौन से चुनाव करते हैं। इन्हीं सामाजिक विद्रोह के कारण सामाजिक समूह बनते हैं। जब सामाजिक असमानताएं विद्रोह का रूप ले लेती है तो सामाजिक विभाजन हो जाता है। जब समाज में क्या होती है कि कुछ असमानताएं आ जाती हैं और उन असमानताएं विद्रोह का रूप ले लेती है तो ये इसी वजह से सामाजिक विभाजन हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राजस्थान का शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। राजस्थान का जो शुष्क इलाका है या फिर ऐसो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, तो वहां पर वर्षा जल को संग्रहित किस प्रकार किया जाता है। तो उत्तर है राजस्थान में पानी की भारी कमी होती है। राजस्थान में पानी की कमी होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ उचित वर्षा नहीं होती है। इसीलिए राजस्थान में जल संरक्षण के लिए लोग भूमिगत टैंकों का प्रयोग करते हैं। राजस्थान में क्या करते हैं कि जल को बचाने के लिए भूमिगत टैंक का प्रयोग करते हैं। इसे मुख्य रूप से घर के आंगन में बनाया जाता था और इसको ऐसो घर के आंगन में बनाया जाता था। ये भूमिगत टैंक पाइपों से जुड़ा होता था और पाइप छत से जुड़े होते थे ताकि बरसात का सारा पानी इन पाइपों के सहारे टैंकों में जमा हो जाए। राजस्थान में लोग छत पर भी वर्षा जल संग्रह करते थे। राजस्थान में लोग छत पर भी ऐसा वर्षा को जल को बचाते थे। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेती को वर्षा वाले भंडार क्षेत्र में बदल दिया जाता था और जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहां पर खेतों को वर्षा वाले भंडार क्षेत्र में बदल दिया जाता था और इस प्रकार से जल का संरक्षण किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। चावल की खेती के लिए कौन कौन सी ऐसो भौगोलिक दशाएं हैं उसके बारे में बताना है। तो चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसे उगाने के लिए दो आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। यहाँ पर दो आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति कौन कौन सी है उसके बारे में देखना है। पहला जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का होना, यानी कि जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए। दूसरा है जो वर्षा होगी वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। और चावल की खेती के लिए जो मिट्टी चाहिए जलोढ़ और दोमट मिट्टी का होना है। इसका जो जलवायु है उष्ण और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि समतल भूमि होनी चाहिए ताकि ज़्यादा दिनों तक पानी इकट्ठा रहे। भूमि ऐसो समतल होना चाहिए, सपाट होना चाहिए ताकि ऐसो पानी वहाँ पर ज़्यादा दिनों तक स्टोर किया जा सके। नेक्स्ट है कि आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई का प्रबंध। अगर ऐसा वर्षा नहीं हो पाती है और धान की जो फसल है वो है सो सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है तो सिंचाई का प्रबंध भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का वर्णन करें। वस्तु विनिमय जब होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, तो इससे कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है उसके बारे में बताना है। तो इसमें निम्नलिखित कठिनाइयाँ है। पहला कठिनाई है दोहरे संयोग का अभाव, यानी कि ये हो गया इस प्रणाली में व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति की खोज में भटकना पड़ता है जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो और वह व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले में स्वयं उस मनुष्य की वस्तु लेने को तैयार हो। ये हो गया कि अगर क्या होता है कि कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति है सो क्या करता है, उसके पास जो सामान है वो सामान किसी अन्य व्यक्ति को देना रहता है, तो वो अन्य व्यक्ति है सो वो सामान रखे जो पहले व्यक्ति का ज़रूरत है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जिसको जो ज़रूरत होती है वो ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इससे दोहरे संयोग का अभाव हो जाता है। दूसरा है कि मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव। इसमें है सो मूल्य का सही माप नहीं लग पाता है। ये हो गया कि इसका मतलब कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का कोई एक माप नहीं होता जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु के मूल्य को विभिन्न वस्तुओं से तुलना नहीं किया जा सकता। दोनों ही पक्ष अपनी वस्तु का अधिक मूल्य आंकते हैं। दोनों पक्ष क्या करते हैं कि अपनी अपनी वस्तु का अधिक मूल्य बताते हैं। तीसरा ये में कठिनाई है कि वस्तु के विभाजन में कठिनाई। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता। कुछ वस्तु इस प्रकार से होती है कि जिसको बांटा नहीं जा सकता, जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुर्सी, मेज आदि। क्योंकि इनका विभाजन करने से इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, तो इस वजह से ऐसे वस्तु के विभाजन में भी कठिनाई आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहते हैं। अलग अलग देशों के बीच जो संबंध है या फिर एकीकरण की प्रक्रिया होती है वही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में
विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीक तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 15 कह रहा है कि 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए और बताइए कि वे आंदोलन में क्यों शामिल हुए। तो 1921 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसमें सामाजिक समूहों की सूची बनानी है कि कौन कौन से समूह ऐसे भाग लिए थे और ये भी बताना है कि वे इस आंदोलन में क्यों भाग लिए। तो 1921 में असहयोग आंदोलन में भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। आंदोलन में शामिल प्रमुख सामाजिक समूह निम्नलिखित थे। यहाँ पर दिया हुआ है, पहला जो है शिक्षित मध्य वर्ग। शिक्षित मध्य वर्ग के जब समूह थे वे इस आंदोलन में क्यों भाग लिए। तो शहरों में शिक्षित मध्य वर्ग ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। शिक्षित वर्ग आंदोलन में शामिल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बराबर पढ़े लिखे अंग्रेज उनके अफसर बन जाते थे। ये उन लोगों ने देखा कि जो उन्हीं के बराबर पढ़े हुए लिखे लोग थे वे अंग्रेज है सो अफसर बन जाते थे और भारतीय लोगों को वेतन भी अंग्रेजों के मुकाबले कम मिलता था। वे केवल कलर के ही पैदा होते थे और कलर ही मर जाते थे। ये हो गया इसका मतलब कि जो भारत के लोग अगर वकील होते थे या शिक्षित होते थे तो वे क्लर्क के पद तक ही रहते थे, उससे ऊपर ऐसो नहीं जा पाते थे। इस भेदभाव पूर्ण नीति के कारण शिक्षित वर्ग अंग्रेज सरकार का विरोध ही था। तो शहरों में ऐसे जो शिक्षित वर्ग थे वो इस प्रकार विरोध कर रहे थे। दूसरे जो है व्यापारी वर्ग किस प्रकार विरोध कर रहे थे। बहुत से स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। व्यापारी वर्ग का ये किए कि जो विदेशों से चीजें आती थी ये या फिर विदेशी व्यापार में जो पैसा लगता था उसमें है सो मना कर दिया। अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापारी वर्ग पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। जो अंग्रेज सरकार थी वो गलत नीति बनाकर व्यापारियों को ऐसो पूरी तरह बर्बाद कर चुकी थी। अंग्रेज सस्ते दामों पर कच्चा माल ब्रिटेन ले जाते थे और वहां से तैयार माल लाकर अधिक कीमत पर भारत में बेचते थे। भारतीय व्यापारियों को इससे बहुत बड़ा नुकसान होता था। तीसरा जो है सामान्य जनता क्यों इस आंदोलन में भाग लिए उसके बारे में है। असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया। ये एक ऐसा आंदोलन बन गया, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया। क्यों? क्योंकि आम जनता ने विदेशी कपड़ों और चीज़ों का बहिष्कार किया। आम लोग भी ऐसे विदेशी चीज़ें का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। आम जनता अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी हो चुकी थी, इसीलिए उसने बढ़ चढ़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। आम जनता, सामान्य जनता भी भाग लिया। चौथा जो है वो बागान मजदूर है। बागान मजदूर है सो किस प्रकार भाग लिए। गांधी जी के विचार और स्वराज की अवधारणा जब मजदूरों को समझ में आई तो वे भी बागानों की चारदीवारी से बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गए। जब क्या हो गया कि ये बागान मजदूर जो थे उन लोगों को है सो गांधी जी के विचार और स्वराज की अवधारणा जब समझ में आई तो वे लोग भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। वे अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। वे बागानों को काम छोड़कर अपने घरों को लौट गए। क्यों? क्योंकि उनको लगने लगा कि गांधी राज्य आते ही सबको जमीन मिल जाएगी। तो इस वजह से ऐसा बागान मजदूर भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए एक युक्तिपरक एक नैतिक कारण बताएं। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का उदाहरण देते हुए यह बताना कि एक युक्तिपरक और नैतिक कारण भी बताना है। तो युक्तिपरक कारण क्या है कि युक्तिपरक कारण वे हैं जो सोच समझकर लिया गया तर्क होता है। युक्तिपरक में ये हो गया कि सोच समझकर लिया गया तर्क हो गया और जिन्हें लाभ हानि को सामने रखकर अपनाया जाता है।
तो क्या है युक्तिपरक कारण? पहला जो है, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। जब सत्ता की साझेदारी होगी, सभी लोग भाग लेंगे, तो उससे समुदाय के बीच टकराव कम होगा। दूसरा यह है कि यह भेदभाव कम करती है। तीसरा है कि विभिन्न विविधताओं को अपने में समेट लेती है। चौथा है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। ये जो सारे कारण हैं वो है सो युक्तिपरक कारण है। दूसरा जो है नैतिक कारण, तो नैतिक कारण, कुछ लोगों के नैतिक कारणों से भी सत्ता की साझेदारी का जोरदार समर्थन किया है। किस प्रकार? तो इसमें है, सांझी सरकार में सत्ता का विभाजन से सभी सरकार में हिस्सा लेने वाले राजनीतिक दलों से पूर्ण न्याय हो जाता है। सांझी सरकार, साझा करने वाली सरकार जो है सत्ता का विभाजन में सभी सरकार में हिस्सा लेने वाले जो राजनीतिक दल है उससे पूर्ण न्याय हो जाता है। दूसरा है कि अल्पसंख्यक लोगों की भी अवहेलना नहीं होती। जो अल्पसंख्यक हैं उनकी अवहेलना नहीं होती, इसीलिए उनके मन में कोई आक्रोश की भावना नहीं पनपती। तीसरा है, शक्ति के विकेंद्रीकरण से किसी भी सरकारी अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से कोई अन्याय नहीं हो पाता। जब शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाता है तो इससे है सो जो सरकार के अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो ये लोग है सो अन्याय नहीं कर पाते और इस प्रकार केंद्र और राज्यों में भी शांति का वातावरण बना रहता है। चौथा जो है वो है, सबकी राय से हुए निर्णय सबको मान्य होता है। सब कोई जब मिलकर है सो कोई निर्णय को लेते हैं तो वो सभी कोई मान्य करते हैं। क्यों? क्योंकि वे सर्वसम्मति से लिए हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक उपयोगी है, कैसे? सड़क परिवहन जो है वो रेल परिवहन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। क्यों? तो इसके सो अधिक उपयोगी क्यों माना गया है? तो इस वजह से माना गया है क्योंकि पहला पॉइंट है, सड़क मार्गों का निर्माण रेल मार्गों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। सड़क मार्ग को बनाना सस्ता है। सड़क मार्गों के रखरखाव में बहुत कम खर्च होता है। अगर इसका रखरखाव भी किया जाए सड़क मार्ग का तो कम खर्च में हो जाता है। इनके निर्माण में कम समय, कम श्रमिक, कम पूंजी तथा कम तकनीकी की आवश्यकता होती है। सड़क निर्माण में कम टाइम लगता है, कम मजदूर भी लगता है और कम पूंजी भी लगता है और कम तकनीक की भी आवश्यकता होती है। दूसरा कारण ये है जिसकी वजह से सड़क परिवहन बेहतर है कि किसी भी प्रकार की आकृति वाले सड़कों रास्तों पर सड़क निर्माण संभव है, जबकि रेल मार्गों को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित नहीं किया जा सकता। पहाड़ों वाले इलाके में अगर है सो रेल मार्ग को बनाया जाए तो वो है सो संभव नहीं हो पाता, लेकिन सड़क मार्ग आसानी से बन जाता है। तीसरा है कि सड़कें व्यक्ति को उसके दरवाजे तक छोड़ सकती है, जबकि रेल निर्धारित स्टेशनों पर ही रुकती है। सड़क अगर है तो व्यक्ति के घर तक पहुंच सकती है और रेल है सो एक निर्धारित स्टेशन पर ही रुकती है। चौथा है कि सड़कों के माध्यम से निर्माण केंद्रों में उत्पादित अनेक वस्तुएं उपभोक्ताओं तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचा दी जाती है। इसमें माल को बार बार लादना उतारना नहीं पड़ता। सड़कों के माध्यम से क्या होता है कि जहां पर है सो वस्तुओं का उपभोक्ता है वहां तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचा दिया जाता है, यानी कि एक बार गाड़ी पर लोड हो गया तो वो सीधे है सो आपके घर तक भी पहुंच जाता है। तो सड़क रहने से ये फायदा है। पांचवा फायदा यह है कि सड़क मार्गों पर संचालित वाहनों का उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है। सड़क पर ऐसे जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, वो किसी भी टाइम उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके विपरीत रेलों का संचालन नियत समय पर ही होता है, जिससे यात्रियों को समय पर स्टेशन पहुंचना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाइए। ये हो गया कि मुद्रा की जो आवश्यकता है तो दोहरे संयोग की समस्याओं को कम करती है। किस प्रकार कम करती है? तो मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह सुलझाती है। बहुत अच्छी तरह है यहाँ पे सुलझाती है। किस प्रकार? जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के पास अगर मुद्रा है तो वो उस मुद्रा से कोई भी वस्तु को खरीद सकता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है, जहां मुद्रा का उपयोग
किए बिना वस्तु का विनिमय होता है। ये हो गया कि दोहरे संयोग विनिमय प्रणाली की एक है सो अनिवार्य विशेषता क्या है, आवश्यकता। तो जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत का खत्म कर देती है। यह हो गया कि अगर मुद्रा है तो मुद्रा से है सो दोहरा संयोग नहीं होता है। लोगों का है सो मतलब वे मुद्रा से कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं और है सो उस मुद्रा से जिसको जो जरूरत है वो अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है। तो इस प्रकार ये है सो टोटल 18 क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव के। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।